आप सभी का एक बार फिर स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम रिसर्च मेथोडोलॉजी के संबंध में आपको प्रश्न उत्तर करा रहे हैं। अगर हम बात करें इसकी क्लासेस की, तो इस पर हमने आपको बोर्ड के माध्यम से रिसर्च के जो भी टॉपिक है महत्वपूर्ण, उन पर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। अब हम अपनी प्रश्न उत्तर की जो क्लासेस हैं वो चला रहे हैं। तो आज की क्लास में हम अपनी किस टॉपिक पर प्रश्न करेंगे? कार्यशाला यानी कि वर्कशॉप पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्नों को। तो हमारा प्रश्न है कि कार्यशाला में भागीदारी करने वाले व्यक्ति हैं संचालक, आयोजक, विषय विशेषज्ञ या फिर ये सभी। तो इसमें क्या आएंगे? ये सभी। जो आपकी वर्कशॉप होती है, ठीक है, देखिए वर्कशॉप, सेमिनार, इन सब का अपना महत्व रहता है रिसर्च में। कैसे? आप देखते ही होंगे, अगर आप सेमिनार ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो आप उसमें एक चीज़ देखते होंगे कि उसमें पहले से ही टॉपिक दे दिए जाते हैं कि आप इस पर रिसर्च पेपर लिख सकते हैं और उस पर बोल सकते हैं। ठीक है, और जिसके भी अच्छे रिसर्च पेपर होंगे तो उनके रिसर्च पेपर छपते भी हैं। ठीक, और जो विशेषज्ञ बुलाए जाते हैं, जिस विषय पर आपका एक तरह से कह लें सेमिनार है, संगोष्ठी है, ठीक है, तो जो प्रोफेसर आते हैं, जो विशेषज्ञ आते हैं, वो जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं उन्हें जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कार्यशाला में क्या है। वर्कशॉप में आप देखिए, वर्कशॉप कभी कभी 8 दिन की लग जाती है। तो कोई ना कोई एजेंडा इनका होता है। हर किसी सब्जेक्ट की वर्कशॉप का उद्देश्य अलग होता है। ठीक, तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अगर हिंदी साहित्य से कोई वर्कशॉप लगी है तो उसका एजेंडा अलग होगा। ठीक है, वही अगर ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई, एजुकेशन हो गई, तो सब्जेक्ट के हिसाब से आपकी वर्कशॉप लगती है कि आपको क्या चीज़, जो लोग उसका आयोजन कर रहे हैं, किस चीज़ को ये महत्व दे रहे हैं। अब हमारा प्रश्न ये है कि कार्यशाला में भागीदार करने वाले व्यक्ति, देखिए संचालक भी होता है, ठीक है, आयोजक भी होते हैं जो उनका आयोजन करते हैं, ठीक है, विषय विशेषज्ञ भी होते हैं। तो विषय विशेषज्ञ यानी कि जानकारी देने जो आते हैं अपने विषय से संबंध में, ठीक है, जो आपकी वर्कशॉप का होता है या सेमिनार के जो टॉपिक होते हैं, तो जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो आते हैं। ठीक है, तो ये सभी इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही है? डी। अगला है, एक कार्यशाला होती है, क्या होती है? किसी विषय पर चर्चा करने के लिए सम्मेलन, किसी विषय पर चर्चा के लिए बैठक, या किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय में कक्षा जहाँ अध्यापक और विद्यार्थी किसी विषय पर चर्चा करते हो। एक छोटे ग्रुप के लिए संक्षिप्त गहन पाठ्यक्रम जिसमें किसी विषय समस्या के समाधान के लिए कौशल या तकनीक के विकास पर बल दिया जाता है। अब इसमें से जो हमें सटीक उत्तर है वो देना है। तो देखिए वर्कशॉप क्या है? एक छोटे ग्रुप के लिए संक्षिप्त गहन पाठ्यक्रम है जिसमें किसी विषय समस्या के समाधान के लिए कौशल या तकनीक के विकास पर जोर दिया जाता है, बल दिया जाता है। जैसे मैंने बोला, कोई भी वर्कशॉप होगी किसी भी सब्जेक्ट की, उसका एक अपना अलग एजेंडा रहता है, ठीक है, अपने अलग टॉपिक रहते हैं, और जो उन टॉपिक में जिसे महारत हासिल है या फिर कह रहे हैं जो विशेषज्ञ हैं वो आते हैं और वो बच्चों को इन्फॉर्मेशन देते हैं। साथ ही जो आपको टेक्निकल ज्ञान है या, ठीक है, उसमें ये बढ़ोतरी करते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कार्यशालाएं किसके लिए आयोजित की जाती हैं? व्याख्यान देने के लिए, या बहुलक्ष्यांक समूह के लिए, नए सिद्धांत प्रदर्शित करने के लिए, प्रशिक्षण अनुभव प्रदान करने के लिए। तो किसके लिए आयोजित की जाती हैं? व्याख्यान देने के लिए, बहुलक्ष्यांक समूह के लिए, नए सिद्धांत प्रदर्शित करने के लिए, या प्रशिक्षण अनुभव प्रदान करने के लिए। तो इसमें क्या आएंगे? प्रशिक्षण और अनुभव प्रदान करने के लिए। ठीक है, देखिए कुछ जगह अगर हम देखें तो आप देख रहे होंगे चारों ही अपना महत्वपूर्ण रोल निभा रहे हैं। व्याख्यान आपको वहाँ पर लेक्चर ही दिया जाता है किसी टॉपिक से, ठीक है। बहुलक्ष्यांक समूह आप देखते होंगे कि जब कोई संगोष्ठी चलती है या कोई वर्कशॉप चलती है तो उसमें सत्र अलग अलग होते हैं। जैसे आज पहला दिन हुआ तो आज शुभारंभ हुआ, ठीक है, तो दूसरा जो दिन होगा किसी और टॉपिक पे आपके जो विशेषज्ञ हैं वो आएंगे।
आप उसके दूसरे दिन देखिएगा तो नया टॉपिक होगा, उस पर अलग विशेषज्ञ आएंगे। तो कहीं ना कहीं बहुलक्ष्यांक समूह के लिए क्या होता है, एक तरह से इसको आयोजित किया जाता है। साथ ही नए सिद्धांत को प्रदर्शित करने के लिए जब आप नए नए लोगों की विचारधारा को जानोगे, उनके ज्ञान को देखोगे, तो आप बहुत सारे सिद्धांत समझोगे कि जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि हर मनुष्य की मानसिक क्षमता, सोचने की शक्ति, ठीक है, अलग होती है। ठीक, तो जब कोई प्रोफेसर या कोई विशेषज्ञ आते हैं तो वो आपको कुछ ना कुछ ज्ञान देकर जाते हैं। तो उनका जो ज्ञान है आपको एक नया दृष्टिकोण देता है, हर किसी के देखने का नज़रिया अलग है। ठीक है, इसके साथ ही प्रशिक्षण अनुभव प्रदान करने के लिए, तो इसमें देखिए ये दोनों ही आएंगे वैसे, लेकिन अगर प्रशिक्षण अनुभव प्रदान करने के लिए, नए सिद्धांत को प्रदर्शित करने के लिए, तो इसमें देखिए प्रशिक्षण अनुभव प्रदान करने के लिए आप वहाँ से कुछ चीज़ें सीखते हो। ठीक है, आपको अनुभव प्रदान, एक तरह से कहें, आप जब किसी संगोष्ठी में जाते हो तो कुछ ना कुछ वहाँ से सीख कर आते हो। ठीक है, इसका प्रभाव हर किसी पर पड़ता ही पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो प्रश्न हैं इसमें ये सारे ही ऑप्शन सही लग रहे हैं, लेकिन हम ज़्यादा प्रायोरिटी किसे देंगे, प्रशिक्षण या अनुभव प्रदान करने के लिए। अगर हम इससे भी एक तरह से कहें तो नए सिद्धांत को प्रदर्शित करने के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारा ऑप्शन रहेगा डी। अगला प्रश्न है कि एक महाविद्यालय अपने शोधार्थियों को सामाजिक विज्ञान के लिए सांख्यिकी पैकेज की प्रयोग विधि में प्रशिक्षित करना चाहता है। इसके लिए उसे आयोजित करना चाहिए सम्मेलन, संगोष्ठी, कार्यशाला, लेक्चर। तो इसमें आपको बताना है कि उसे क्या आयोजित करना चाहिए, कार्यशाला। ठीक है, अगला प्रश्न है कार्यशाला का उद्देश्य है ज्ञानात्मक, भावात्मक या मन क्रियात्मक उद्देश्य। तो देखिए इसके जो उद्देश्य हैं वो आपके ये सभी आएंगे। इसमें आपको ज्ञान भी प्रदान किया जाता है। ठीक है, भावात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य जैसे एक आप चीज़ देखेंगे, जब आप कोई नई चीज़ को देखते हैं या नई चीज़ को सुनते हैं तो आप में क्या है, एक तरह से कहें उसे सुनने की जागरूकता आती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं आपके भावात्मक और मन क्रियात्मक दोनों पर प्रभाव डालता है। ठीक है, तो ये सभी इसमें आएगा। अगला प्रश्न है कि शोध के विषय क्षेत्र या समस्या समाधान हेतु आयोजित कार्यशाला कितने दिन तक चलती है। कितने दिन तक चलती है, 3 से 10 दिन तक। ठीक है, जैसे मैंने बोला कोई 8 दिन चल जाएगी, कोई 9 दिन चल जाएगी, कोई 7 दिन चल जाएगी। तो ये तो जो आयोजक होते हैं, जो संचालक होते हैं, उनके ऊपर निर्भर है कितने दिन तक अपनी वर्कशॉप को चलाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कार्यशाला के ज्ञानात्मक उद्देश्य में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है, कठिन समस्याओं का समाधान ढूंढना, शोध प्रक्रिया की प्रशंसा करना, शोध के सामाजिक दार्शनिक पक्षों का विवेचन करना या समस्याओं के प्रति समझदारी प्रदर्शित करना। तो इसमें आपका क्या आएगा कि शोध प्रक्रिया की प्रशंसा करना। इसमें शोध प्रक्रिया की प्रशंसा नहीं की जाती, अपितु जो आपकी समस्या है उसका समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। साथ में ही आपके शोध के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, दार्शनिक पक्षों का भी विवेचन किया जाता है। इसके साथ ही समस्या के प्रति समझदारी को प्रदर्शित करना। ठीक है, ये आपके ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आएंगे। अगला प्रश्न है कि कार्यशाला के उद्देश्य के किस भाग से संबंधित साहित्य का संरक्षण किया जाता है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, मन क्रियात्मक। तो इसमें क्या आएगा आपके, मन क्रियात्मक। अगला प्रश्न है कि कार्यशाला किस अवस्था में प्रशिक्षार्थियों को छोटे छोटे समूह में विभाजित कर कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या आएगा आपका द्वितीय अवस्था में क्या है, छोटे छोटे समूह बांट दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि कार्यशाला की अवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम अवस्था में प्रकरण से संबंधित तथ्यों का प्रस्तुतिकरण एवं स्पष्टीकरण होता है। द्वितीय अवस्था को जांच करने वाली अवस्था भी कहा जाता है। तृतीय अवस्था पूर्णतः औपचारिक होती है, जिसमें प्रशिक्षण ले रहे सभी सदस्य अपने कार्य क्षेत्र में जाकर अपने कार्य प्रणाली में सुधार करते हैं। तो इसमें देखिए कौन से कथन सही हैं, वो हमें बताने 1 और 2 या फिर 1 और 3 या फिर 3 या फिर ये सभी। तो इसमें आपका कौन सा कूट सही होगा, 1 और 3।
एक क्या है कि प्रथम अवस्था में प्रकरण से संबंधित तथ्यों का प्रस्तुतीकरण स्पष्टीकरण होता है, और तृतीय अवस्था पूर्णतः औपचारिक होती है, जिसमें प्रशिक्षण ले रहे सभी सदस्य अपने कार्य क्षेत्र में जाकर अपनी कार्य प्रणाली को सुधार करते हैं। ठीक है, ये सही है। अगला प्रश्न है सम्मेलन से। तो सम्मेलन के स्तर हैं, जो सम्मेलन है कौन कौन से स्तर पर होता है, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या फिर ये सभी। तो अगर आप सम्मेलन देखोगे तो देखिए क्षेत्रीय सम्मेलन भी होता है, राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है, अंतर्राष्ट्रीय, तो क्या आएगा ये सभी। शोध सम्मेलन के लिए आयोजित किए जाते हैं, मार्गदर्शन एकत्र होने के लिए, खुशी मनाने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। देखिए शोध में सम्मेलन क्यों आयोजित किए जाते हैं, ताकि आपको मार्गदर्शन मिले, नए नए विशेषज्ञ आएंगे अपने क्षेत्र से, वो आपको नई नई जानकारियाँ प्रदान करेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक शोध सम्मेलन में निम्नलिखित में से कौन होते हैं, जनसाधारण व्यक्ति, स्थायी सदस्य, अस्थायी सदस्य या फिर ये सभी। एक शोध सम्मेलन में निम्नलिखित में से कौन होते हैं, जनसाधारण व्यक्ति, स्थायी सदस्य, अस्थायी सदस्य या फिर ये सभी। तो कौन आएंगे आपके स्थायी सदस्य। अगला प्रश्न है कि सम्मेलन के लिए होते हैं बहुलक्ष्यांक समूह के लिए, समूह चर्चा के लिए, नवीन शोध प्रदर्शित करने के लिए या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें आएगा आपका बहुलक्ष्यांक समूह। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सम्मेलन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सम्मेलन मुख्यतः व्यक्तियों, शोधकर्ताओं की एक सभा होता है। सम्मेलन सामान्यतः तीन प्रकार के होते हैं, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। सम्मेलन द्वारा आपसी सहभागिता के द्वारा समस्या का समाधान निकालने का प्रयास किया जाता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो हमें बताना है कूट के माध्यम से। तो इसमें हमारा कौन सा सही है, 1 और 2, 3, यानी कि हमारे तीनों ही ऑप्शन सही हैं। ठीक है। अगर हम बात करें परिसंवाद की, तो परिसंवाद कितने प्रकार के होते हैं। प्रश्न हमारे क्या है, परिसंवाद कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 4 या फिर 6। तो जो हमारे परिसंवाद हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है कि सिंपोजियम का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के शिक्षण तथा अनुदेशन के लिए किया जाता है। इसके उपयोग क्षेत्र में निम्न में से कौन से हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, कूट के माध्यम से दें। परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समावेश, शोध कार्यों में गुणात्मक विकास, संवाद का अवसर मिलता है, छात्रों में अनुदेशनहीनता का विकास, या नए तरीकों या कौशल का विकास। ठीक है। तो इसमें से जो हमें सही कूट है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो सही उत्तर को बताना है। तो देखिए इसमें से हमारा कौन सा सही नहीं है। तो इसमें देखिए हमारा चौथा ऑप्शन है वो ठीक नहीं लग रहा। ठीक है। और बाकी के हमारे सारे सही हैं। तो कूट देख लेते हैं। परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समावेश सही है, शोध कार्यों में गुणात्मक विकास सही है, संवाद का अवसर मिलता है, ठीक है, नए तरीकों में कौशल का विकास सही है। तो ऑप्शन हमारा 1 2 3 5, 1 2 3 5 इसमें कहीं नहीं है। तो आप इसको ध्यान से लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर है नहीं। 1 2 3 5 ये आपके करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि परिसंवाद सिंपोजियम शब्द का प्रयोग किसने किया है। प्लेटो, अरस्तु, हेरोडोटस, पाइथागोरस। तो इसका प्रयोग किसने किया है, प्लेटो ने किया है। ठीक है। अगला प्रश्न है संगोष्ठी से है कि संगोष्ठी के आयोजक तत्वों का सही क्रम है। व्यवस्थापक, अध्यक्ष, प्रवक्ता, प्रतिभागी, अध्यक्ष, प्रवक्ता, प्रतिभागी, व्यवस्थापक, वक्ता, व्यवस्थापक, अध्यक्ष, प्रतिभागी, या अध्यक्ष, प्रतिभागी, व्यवस्थापक, वक्ता। इसको हमें सही क्रम में लगाना है। तो इसमें क्या आएगा, व्यवस्थापक, अध्यक्ष, वक्ता और प्रतिभागी। अगला प्रश्न है कि विचार गोष्ठी आयोजन के उद्देश्य हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, ए और बी दोनों। तो ये दोनों ही हैं। अगला प्रश्न है कि विचार गोष्ठी के प्रकार निम्नलिखित में से क्या है। मुख्य विचार गोष्ठी, राष्ट्रीय विचार गोष्ठी, अंतर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी। तो ये तीनों ही इसके
उत्तर होंगे। ठीक है, तो ये सभी। अगला प्रश्न है कि विश्वविद्यालय या महाविद्यालय द्वारा किस सेमिनार का आयोजन किया जाता है? लघु सेमिनार का, मुख्य सेमिनार का, या राष्ट्रीय सेमिनार का, या अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का? तो इसमें किसका आयोजन किया जाता है? देखिए, अगर महाविद्यालय को जोड़ रहे हैं तो राष्ट्रीय सेमिनार आएगा। ठीक है, लेकिन यूनिवर्सिटी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार भी कराते हैं। कैसे? ये जो जितनी भी भारतीय यूनिवर्सिटी होती हैं उनके साथ मिलकर ये काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियाँ, ठीक है, या कह लें सेमिनार कराते हैं। तो इसमें आपके दोनों ही ऑप्शन माने जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये महाविद्यालय जोड़ दिया है इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बाकी आप सर्च करेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की संगोष्ठियाँ क्या है, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय करा सकते हैं। जैसे किसी महाविद्यालय के कोई प्रोफेसर हैं और वो किसी विदेश की कोई यूनिवर्सिटी उनके जान पहचान के हैं, है ना, जो प्रोफेसर से उनका कांटेक्ट है, तो वो कर सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन मोड में कराएं, किसी भी मोड में कराएं। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार ये कराते हैं, तो दोनों ही ऑप्शन सही माने जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, जब शिक्षाविदों को व्याख्यान देने अथवा कुछ विशिष्ट शिक्षा संबंधी प्रकरणों पर अपनी प्रस्तुति देने के लिए बुलाया जाता है तो वह क्या कहलाता है? प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार या संगोष्ठी, कार्यशाला या सिम्पोजियम? तो उसे क्या कहा जाता है? सेमिनार, संगोष्ठी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सेमिनार की विशेषता है? यह एक अकादमिक अनुदेशन का प्रकार है। इसमें प्रश्न करना, चर्चा एवं वाद विवाद शामिल होता है। इसमें व्यक्तियों के बड़े समूह शामिल होते हैं। इसमें कौशलयुक्त व्यक्तियों की संलिप्तता की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसमें जो महत्वपूर्ण हैं उनको निकालना है। तो इसमें यह एक अकादमिक अनुदेशन का प्रकार है, सही है। इसमें प्रश्न करना, चर्चा एवं वाद विवाद शामिल होता है, सही है। और इसमें क्या है? कौशलयुक्त व्यक्तियों की संलिप्तता की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन हमारा सही होगा 1, 2, 4। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने आपको संगोष्ठी या फिर कह लें सेमिनार, परिसंवाद और सम्मेलन, वर्कशॉप यानी कि कार्यशाला संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो कराए। देखिए, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसमें ऑप्शन में डाउट बना हुआ है, तो आप उनको क्या है अच्छे से अपने समझ के अनुसार या फिर कह लें सर्च करके, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन मैंने इसमें देखे 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कन्फ्यूज़न पैदा कर रहे हैं, क्योंकि 2 ऑप्शन बिल्कुल ही उसका संबंध रखते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या है, आप जांचेंगे कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा सटीक है। ठीक है, तो यदि आपको आज की वीडियो में कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लेलिस्ट है आपकी रिसर्च मैथोलॉजी की उसे शेयर कीजिए और बने रहिए अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।